नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर अतिरिक्त चार्ज के तले दबी ब्यूरोक्रेसी। पहले ही करीब 30 विभाग चल रहे अतिरिक्त चार्ज के भरोसे। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। फिर अतिरिक्त चार्ज के तले दबी ब्यूरोक्रेसी। पहले ही करीब 30 विभाग ऐसे हैं जो अतिरिक्त चार्ज के भरोसे चल रहे हैं। अब इस सूची से हुआ और भी इजाफा। 7 आईएएस को मिला सूची में अतिरिक्त चार्ज। सुबोध अग्रवाल को खान एसीएस के साथ सीएमडी अक्षय ऊर्जा निगम के पद का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया और साथ ही श्रेया गुहा को प्रमुख सचिव महिला बाल विकास विभाग का अतिरिक्त चार्ज दिया गया। आनंद कुमार को प्रमुख सचिव देवस्थान विभाग के पद का अतिरिक्त चार्ज दिया गया और नीरज के पवन को खेल एवं युवा मामलात विभाग सचिव पद का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। सुरेश चंद्र गुप्ता को सचिव आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग के पद का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया। भंवर लाल मेहरा को आयुक्त उपनिवेशन विभाग बीकानेर के पद का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। अभिषेक सुराना को सचिव नगर विकास न्यास माउंट आबू सिरोही के पद का अतिरिक्त चार्ज दिया गया। मंजू राजपाल का पदनाम अब सचिव राज आयुक्त की जगह होगा सचिव पंचायती राज। अब चूंकि पहले ही कई विभाग ऐसे हैं जो अतिरिक्त चार्ज के भरोसे चल रहे हैं, अब ऐसे में और भी ये लिस्ट और लंबी होती दिखाई दे रही है। ऐसे में कई सवाल भी खड़े होते हैं कि ऐसे कैसे काम चलेगा। जो सूची आई है वो बेहद चौंकाने वाली भी है। पूरे नामों की सूची आपके सामने। 7 आईएएस को इस सूची में जगह मिली है। सुबोध अग्रवाल को खान एसीएस के साथ सीएमडी अक्षय ऊर्जा निगम के पद का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। इसके अलावा पहले से 30 विभाग जो अतिरिक्त चार्ज के भरोसे चल रहे हैं उसको लेकर भी कई तरह की बातें कही गई, लेकिन अब एक बार फिर से अतिरिक्त चार्ज के तले ब्यूरोक्रेसी दबती हुई दिखाई दे रही है। साफ तौर से इसमें सुबोध अग्रवाल का नाम हो या फिर तमाम बड़े अफसरों का नाम हो। श्रेया गुहा को प्रमुख सचिव महिला बाल विकास विभाग का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। एक बार फिर से पूरी सूची, पूरी लिस्ट और उनमें कौन कौन से नाम है आपको बताते हैं विस्तार से। आनंद कुमार को प्रमुख सचिव देवस्थान विभाग के पद का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। नीरज के पवन को खेल युवा मामलात विभाग सचिव पद का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया। सुरेश चंद्र गुप्ता को सचिव आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग के पद का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। भंवर लाल मेहरा को आयुक्त उपनिवेशन विभाग बीकानेर के पद का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया। साथ ही अभिषेक सुराना को सचिव नगर विकास न्यास माउंट आबू सिरोही के पद का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। मंजू राजपाल का पदनाम अब सचिव पंचायती राज आयुक्त की जगह होगा सचिव पंचायती राज। ये राज आयुक्त की जगह जो पहले लिखा जाता था उसको अब सचिव पंचायती राज का पद उनको दिया गया है। साथ ही तमाम बड़े दिग्गज हैं, तमाम बड़े चेहरे हैं जिनको लेकर हालांकि पहले से कोई पुख्ता जानकारी थी नहीं, अचानक से तब्दीली की गई है। उसके बाद ये पूरी सूची आपके सामने है। विधानसभा उपचुनाव 2021 मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का सहारा दौरा है। विधानसभा उपचुनाव 2021 के लिए लगातार घमासान जारी है। डॉक्टर रघु शर्मा का सहारा दौरा। खेमाड़ा गांव में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तस्वीरें भी वहां से आ रही हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा, पूर्व प्रधान राजेंद्र त्रिवेदी वहां पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के समर्थक भी वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि कोशिश ये की जा रही है सहाड़ा में एक बार फिर से वापसी हो। और इसी के साथ मेरे से नवीन जोशी जुड़ चुके मौके पर मौजूद हैं। नवीन, रघु शर्मा वहां पर पहुंचे हैं, क्या कुछ उनका आज कार्यक्रम रहेगा प्रचार प्रसार के लिए? गीता, इस पूरे मामले में आप देखिए, आज जो भिलवाड़ा जिले का ये सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव है, इसके चुनाव में आज जो राष्ट्रीय नेता कांग्रेस के अजय माकन जो कि प्रदेश प्रभारी हैं, उनका भी सहाड़ा में दौरा होना है और इसी को लेकर आज कांग्रेस के जो आला नेता हैं उनकी तैयारियां की जा रही है। भिलवाड़ा गंगापुर राजमार्ग पे एक बड़ा होटल है, सोमालिया स्कूल है, वहाँ पर उस स्कूल में अजय माकन की बैठक होगी। अजय माकन वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। जो चुनाव है सहाड़ा का, इसकी वैतरणी पार करने के लिए रणनीति पे विचार होगा। अभी आप देख सकते हो हम खेमाड़ा में बैठे हुए हैं। खेमाड़ा में देवनारायण का धर्मशाला है। यहाँ पर बाकायदा जनप्रतिनिधियों के साथ में प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की बैठक चल रही है, जिनसे साथ वो चर्चा कर रहे हैं। और जो प्रभारी मंत्री के साथ साथ में जनप्रतिनिधि है, जो प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का साफा बंधवाया गया। इसके बाद में अब जो उनके साथ में मेहमान आए हैं, उनका गुर्जर समाज के जो पंच पटेल है वो साफा बंधवा कर स्वागत कर रहे हैं।
जो पंच पटेल वहां पर पहुंचे हुए हैं वो भी जोरदार स्वागत कर रहे हैं रघु शर्मा का। कैसा रिस्पांस नवीन, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं, साफ तौर से कहा भी जा रहा था कोई भी बड़ा दिग्गज वहां पर पहुंच रहा है, सरकार की तरफ से हो, मंत्री हो, कोई विधायक हो, बड़ी संख्या में लोगों का रिस्पांस वहां पर मिल रहा है, जो कि चुनाव बहुत करीब है। ऐसे में किस तरीके से वहां पर रणनीति बनाई जा रही है, किस तरीके से लोग वहां पर जुड़ते हैं, भीड़ जुड़ती है और उन नतीजों में कितना तब्दील होती है, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका नवीन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। ब्यूरोक्रेसी में बड़े फेरबदल का पोस्टमार्टम। प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा बने सरकार की आंख के तारे। अब ये इनका नाम भी लिस्ट में शुमार है। ब्यूरोक्रेसी में बड़े फेरबदल का पोस्टमार्टम, साथ ही प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा सरकार की आंख के तारे बन गए हैं। काफी वक्त से कृषि जैसे महकमे में बिता रहे थे सादगी भरी जिंदगी, और अब भास्कर सावंत से यूडीएच लेकर उन्हें दिया ये दमदार महकमा। जबकि सावंत को थमा दिया कृषि विभाग और साथ ही मीणा को प्रशासन, शहरों के संघ समेत शहरी विकास के कई अहम प्रोजेक्ट को साकार करने में करनी होगी मेहनत। और कृषि और सहकारिता में कर्ज माफी, किसान कल्याण की स्कीम के चलते वो आ गए थे गुड बुक में, और इस तरह बड़े इनाम के रूप में मिला यूडीएच जैसा अहम महकमा। इसको लेकर भी कहा जा रहा है, हालांकि मंथन चल रहा था लंबे वक्त से, उसके बाद कुंजीलाल मीणा को ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और आप कह सकते हैं कि सरकार की आंख के तारे बन गए हैं कुंजीलाल मीणा। दरअसल काफी वक्त से कृषि जैसे महकमे में वो जिंदगी बिता रहे थे काफी सादगीपूर्ण तरीके से। अब भास्कर सावंत से यूडीएच लेकर उन्हें ये दमदार जिम्मेदारी दे दी गई है, दमदार महकमा सौंप दिया गया, जबकि सावंत को थमा दिया गया है कृषि विभाग। अब मीणा को प्रशासन, शहरों के संघ समेत शहरी विकास के कई अहम प्रोजेक्ट को साकार करने में मेहनत करनी होगी, पसीना बहाना होगा। कृषि एवं सहकारिता में कर्ज माफी, किसान कल्याण की स्कीम के चलते वो गुड बुक्स में आ गए थे। लगातार तारीफ भी सरकार के मंत्री तमाम करते हुए दिखाई भी दिए और इस तरह बड़े इनाम के रूप में, बड़े इनाम के तौर पर यूडीएच जैसा महकमा उनको दिया गया है। अब ये जिम्मेदारी वो किस तरीके से संभालते हैं, अब किस तरीके से इस विभाग को आगे लेकर जाते हैं, इस पर भी लगातार नजर होगी। फिलहाल जो उनका पुराना रिकॉर्ड है उसके हिसाब से उनको ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ब्यूरोक्रेसी में बड़े फेरबदल का पोस्टमार्टम हम लगातार कर रहे हैं। गायत्री राठौड़ को साइलेंट वर्क का ये फायदा मिला है, एक तरीके से आप कह सकते हैं तोहफा भी मिला। गायत्री राठौड़ इस लिस्ट में उनका भी नाम शुमार है। साइलेंट वर्क का उनको फायदा मिला है, तोहफा मिला है। हाल ही में सीएस निरंजन आर्य ने किया था विमंदित गृह का दौरा, वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी और उस दरमियान भी सक्रिय दिखी थी राठौड़। तो वही अन्य बैठक और कई कार्य होते हैं जो उनके होमवर्क की प्रशंसा वहां पर की जाती है। इसलिए पहले वाले WCD से मिला सामाजिक न्याय जैसा विभाग और अब इसी कार्यक्षमता के चलते GAD उसके साथ भारी भरकम अनुषंगिक और सहवर्ती विभाग भी उनको दिया गया है। यहाँ खास तौर पर कैबिनेट का जिम्मा खासा अहम है और पुराने अगस्ता के बेचान, नए हेलीकॉप्टर की खरीद और फ्लाइंग स्कूल जैसे प्रोजेक्ट को उड़ान उनको देनी होगी। उनके सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन पुराना जो उनके साथ रिकॉर्ड रहा या उनका रिकॉर्ड रहा है, साइलेंट वर्क उन्होंने किया, उसी के आधार पर उनको ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसी का फायदा उनको मिला भी है। हाल ही में सीएस निरंजन आर्य ने विमंदित गृह का दौरा किया था और उनके साथ वो वहां पर भी सक्रिय दिखाई दी थी। तो वहीं अन्य बैठक और कई कार्यक्रम होते हैं जिनमें उनके काम की, उनके होमवर्क की काफी तारीफ भी की जाती है, प्रशंसा की जाती है और इसलिए पहले वाले WCD से मिला सामाजिक न्याय जैसा विभाग और अब इसी कार्यक्षमता के चलते GAD उसके साथ ही भारी भरकम अनुषंगिक सहवर्ती विभाग भी उनको दिया गया और खास तौर पर कैबिनेट का जिम्मा खासा महत्वपूर्ण है। पुराने अगस्ता के बेचान को लेकर, नए हेलीकॉप्टर की खरीद को लेकर और फ्लाइंग स्कूल जैसे प्रोजेक्ट को उड़ान उनको देनी होगी, उनके सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है। IAS तबादला सूची का पोस्टमार्टम। मंत्री ममता भूपेश के पति को मिली पंचायती राज महकमे में जगह। डॉक्टर घनश्याम अब होंगे निदेशक पंचायती राज और साथ ही अन्य सेवाओं से इस बार IAS बने हैं डॉक्टर घनश्याम। ग्रामीण पृष्ठभूमि के डॉक्टर घनश्याम की दिखेगी कार्यशैली, अब वो किस तरीके से काम करते हैं उसको लेकर भी लगातार नजर होगी। IAS तबादला सूची का पोस्टमार्टम ये है। बैडमिंटन से लेकर टेनिस तक में पसीना बहाने वाले रवि जैन, उनका नाम भी शामिल है। उतनी ही ऊर्जा लगाते हैं अपने महकमे में भी, अपने विभाग में भी। अब कमर्शियल टैक्स जैसे महकमे से वो दिखाई देंगे, वहां पर ऊर्जा लगाते हुए दिखाई देंगे। इस महकमे को थी ऐसे ही अधिकारी की तलाश और सरकार को अपने रेवेन्यू के लिहाज से भी ऐसे अधिकारी की जरूरत थी। कहा जाता है कि ऊपर तक है इनकी कार्यशैली पर पूर्ण विश्वास।
आईएएस महेंद्र सोनी को मिला अच्छे काम का इनाम। आईएएस महेंद्र सोनी ने जो काम किया, जो रिकॉर्ड उनका रहा, उसी का इनाम उनको मिला है। बतौर डीपीआर आयुक्त सोनी ने किया अच्छा काम। कोरोना काल में उनके काम की काफी तारीफ हुई। अब सरकार ने दी है उन्हें परिवहन आयुक्त की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। परिवहन विभाग में बतौर अतिरिक्त आयुक्त काम कर चुके हैं सोनी, और ऐसे में परिवहन विभाग को मिलेगा सोनी के अनुभवों का लाभ भी। महिला आईएएस तबादला सूची को लेकर गपशप जो चल रही है वो आपको बताते हैं। महिला बाल विकास से जेसीटीएसएल में डॉक्टर प्रतिभा सिंह गई है। प्रतिभा सिंह महिला बाल विकास से अब ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में, सिटी कॉर्पोरेशन में आ सकते हैं अच्छे रिजल्ट, और साथ ही आईसीडीएस में 1.5 साल में किया बेहतरीन काम, और पोषाहार योजना के भ्रष्टाचार को दूर करने में अच्छी भूमिका उन्होंने निभाई। डॉक्टर के पाठक रहे सचिव तो प्रतिभा रही निदेशक, और स्वयं सहायता समूहों की गड़बड़ियों को दूर करवाने में बड़ी भूमिका उनकी रही है। मुख्यमंत्री की नई पोषाहार योजना में लूटी वाहवाही भी, और अक्सर मीडिया से दूर रहने वाली प्रतिभा दिल्ली में भी रहे लंबे समय तक। दिल्ली में वो लंबे समय तक रही भी है, वहां पर भी उनकी काफी तारीफ हुई है। क्या आईएएस नथमल डिडेल के पीछे महेश जोशी की सिफारिश है? इसको लेकर भी गपशप चल रही है। जो प्रशासनिक अमले में है उसको लेकर अभी बात कही जा रही है कि आईएएस नथमल डिडेल के पीछे महेश जोशी की सिफारिश है। भरतपुर कलेक्टर से जयपुर जेडीए सचिव लाया गया डिडेल को, और साथ ही यहां पर उनको लगाया गया है जेडीए सचिव के तौर पर। इसके पीछे महेश जोशी की सिफारिश कहीं ना कहीं कही भी जा रही है। युवा आईएएस के नाते उन्होंने भरतपुर में अच्छा काम किया था, और प्रभारी मंत्री के नाते महेश जोशी को उनकी कार्यशैली पसंद भी आई। और हालांकि डिडेल के सामने बड़ी परेशानी भी रही। मंत्री और कद्दावर विधायक के बीच की सियासत ने उन्हें भी रखा हिलाकर। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लगवाई वैक्सीन की दूसरी डोज। आज सुबह सुबह पीएम पहुंचे एम्स, वहां पर दूसरी डोज ली वैक्सीन की। सबसे पहले तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई थी। पीएम ने आज सुबह ली कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। पीएम ने 1 मार्च को वैक्सीन की पहली डोज ली थी, वो तस्वीर भी आपको याद होगी। और पीएम ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की, जैसे कि पहले भी उन्होंने लगातार कहा है कि आप वैक्सीन लगवाइए। एक बार फिर से जब दूसरी डोज लेने के लिए पहुंचे तो लोगों से अपील की। पंजाब की नर्स निशा शर्मा ने लगवाई वैक्सीन। पुडुचेरी की नर्स पी निवेदा भी वहां पर मौजूद रही। पी निवेदा वही नर्स है जो जब पहली डोज पीएम ने ली थी उनके साथ वो वहां पर दिखाई दी थी। उन्होंने ही डोज लगवाई थी पीएम मोदी को। एक बार जब दूसरी डोज लेने के लिए पीएम पहुंचे तो पुडुचेरी की नर्स पी निवेदा वहां पर मौजूद रही। हालांकि पहली डोज के दरमियान केरल की नर्स वहां पर थी, और इस बार पंजाब की नर्स निशा शर्मा और पुडुचेरी की नर्स पी निवेदा वहां पर मौजूद रही। फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल समाप्त, और सरकार के इस फैसले से फिल्म जगत में असंतोष है। जो सरकार ने ये फैसला लिया, फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल समाप्त कर दिया गया। उसके बाद अब सरकार के इस फैसले से फिल्म जगत में असंतोष है, निराशा, एक तरीके से नाराजगी भी उभर रही है। सेंसर बोर्ड के फैसलों के खिलाफ अपील करते थे निर्माता, अब फिल्म निर्माता हाईकोर्ट में कर सकते हैं अपील। सरकार ने सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में संशोधन किया, और 4 अप्रैल को जारी किया गया था संशोधन का अध्यादेश। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का बयान सामने आया है। भारत में भी चीन जैसे साइबर हमलों से निपटने की क्षमता है। सीडीएस बिपिन रावत ये कह रहे हैं कि भारत भी अब पीछे नहीं है। भारत में भी चीन जैसी साइबर हमलों से निपटने की क्षमता है। जोखिम टालने की रणनीति, साइबर हमलों से बचाव, फायरवॉल, रिकवरी सिस्टम, इंटीग्रेटिंग साइबर सिक्योरिटी, तीनों सेनाओं की मदद से साइबर हमले रोकने की रणनीति है। और भारत ने बनाई है ट्राई सर्विस साइबर डिफेंस एजेंसी। भारत के पास भी साइबर हमले रोकने का पूरा इंतजाम है। अब भारत पीछे नहीं है। मुलायम की भतीजी भाजपा में शामिल हो गई हैं, भाजपा में चली गई हैं। मुलायम सिंह यादव सपा के प्रमुख, जिन्होंने लंबे वक्त तक सपा की कमान संभाली, अब मुलायम की भतीजी भाजपा में शामिल हो गई है। मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव भाजपा में शामिल, और पंचायत चुनाव के लिए संध्या को भाजपा ने टिकट दिया था। संध्या को मैनपुरी के घिरूर के वार्ड 18 से किया नामांकित, और साथ ही घिरूर वो क्षेत्र है, घिरूर के वार्ड 18 से उनको नामांकित किया गया है। अब मैनपुरी के 15 से 29 अप्रैल तक 4 चरणों में होने हैं पंचायत चुनाव। अब रघु शर्मा कुछ कह रहे, चिकित्सा मंत्री, आपको सुनवाते हैं। कहीं चिकित्सा की दिक्कत है, कहीं सड़कों की दिक्कत है, ये सारी दिक्कतों को हम ले रहे। पहले भी हमने सारे सरपंचों को बुलाया था, और गाँववार क्या क्या समस्याएं गाँव में है उनका आकलन पहले भी किया था, लेकिन फिर आचार संहिता लग गई। अब चुनाव के बाद में जब आचार संहिता खत्म होगी तो इस इलाके में, क्योंकि मैं प्रभारी मंत्री भी हूँ जिले का, ये मेरी जिम्मेदारी भी है
कि यहाँ जन समस्याओं का निराकरण करें। सर, आप जनसंवाद के माध्यम से लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हो, तो 1 to 1 में जो आपको सबसे ज़्यादा समस्या कैसी लग रही है? देखिए, एक तो एक आम आदमी से बात करने का मौका मिलता है, एक वो अपने दिल की बात कहता है, एक तरीका है कि मैं भाषण दे के चला जाऊँ। वो संवाद नहीं है, वो वन वे ट्रैफिक है। आपने अपनी बात कही और आप चले गए, लेकिन आपको लोगों की बात सुननी चाहिए। हम लोगों की बात सुनते हैं, और जब लोगों की बात सुनोगे तभी उनकी समस्या का निवारण होगा, हमारा ये मानना है। सर, एक सबसे बड़ा कल निर्णय लिया आपकी कैबिनेट की बैठक में EWS वाला, जो बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा सामान्य वर्ग के लिए, इसके लिए क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में राजस्थान पहला राज्य है जहाँ पर जो सवर्ण जाति के लोग हैं, आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर लोग हैं, उनके लिए 10% का आरक्षण कैसे मिले, उसको सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि बाधाएं बहुत है। इसमें उम्र की छूट नहीं थी, उम्र की छूट पुरुषों को 5 साल और महिलाओं को 10 साल की दी है। इसमें फीस की जो बात थी वो भी बराबर कर दी है, जो भी SC ST OBC में है उसके बराबर कर दी है। तो ज़मीन जायदाद का पहले ही हटा दिया था। हार्डल्स जितने थे, बाधाएं जितनी थी, उन बाधाओं का निराकरण हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, और कल कैबिनेट ने इसको पारित कर दिया। अब आसानी से जो इस वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग, उन वर्गों के लोगों को 10% आरक्षण का लाभ मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। ये था मैं बीच में चिकित्सा प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, जिनका कहना यह है कि EWS का जो पूरा पेचीदा मामला था, उसकी सारी बाधाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार ने पूरी कर ली है, और आने वाले समय में सामान्य वर्ग का जो गरीब व्यक्ति है उसको 10% आरक्षण का फायदा जल्दी मिलने लगेगा। नवीन जो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बात बंगाल चुनाव की। बंगाल विधानसभा चुनाव का घमासान लगातार जारी है। बंगाल में 8 में से 3 फेजेस का चुनाव हो चुका है संपन्न 91 सीटों पर। अब बचे हुए 5 फेजेस में 230 सीटों पर चुनाव होने हैं, और बची सीटों के लिए भाजपा और तृणमूल ने कसी कमर, दोनों ही एकदम तैयारी के साथ मैदान में हैं। बचे हुए चरणों के लिए दोनों पार्टियां अधिक आक्रामक होकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 203 सीटों में से 110 से 115 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में हैं, और 22-25 सीटें ऐसी जिस पर चाय बागान वोटर निर्णायक भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। भाजपा मोदी शाह के साथ साथ पार्टी के मुस्लिम नेताओं की बढ़ाएगी रैलियां। अब ये भी खबर है कि भाजपा सिर्फ मोदी शाह के साथ साथ जो पार्टी के मुस्लिम लीडर्स हैं उनकी भी रैलियां वहां पर बढ़ाएगी, क्योंकि वो जरूरत भी है चुनाव के लिहाज से। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के चेहरे को रखेगी आगे, क्योंकि TMC ममता बनर्जी के चेहरे पर ही लगातार आगे बढ़ रही है, चुनावी मैदान में है। सांप्रदायिक रूप से आक्रामक और तीखा हो सकता है चुनाव। अब ये भी खबर कि सांप्रदायिक रूप से आक्रामक तो चुनाव हो ही रहा है, लेकिन तीखा भी होगा, साफ तौर से दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो चुनाव अब होने हैं बचे हुए सीटों पर, वहां पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो निर्णायक भूमिका में है। अधिकतर सीटें ऐसी है, 203 में से कहा जा रहा है 110 से 115 सीटें ऐसी जहां पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। अब वहां पर TMC हो या फिर BJP हो, किस तरीके से अपने लीडर्स को वहां पर भेजती है, जो मुस्लिम चेहरे हैं उन पर जोर होगा कि चुनावी मैदान में वो दिखाई दें और वोट की अपील करें। वाहन विक्रेताओं के उम्मीदों को पंख, नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही अच्छी ओपनिंग। अब वाहन विक्रेताओं के उम्मीदों को पंख लगता हुआ दिखाई दे रहा है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही अच्छी ओपनिंग हुई है। नवरात्रि और वेडिंग सीजन को लेकर बढ़ी डिमांड, ऑटोमोबाइल शोरूम में बढ़ी वाहनों की बुकिंग और पूछताछ। प्रदेश में अप्रैल के दरमियान 1 लाख से ज्यादा वाहन बिकने की संभावना है। अब खबर संभावना यह है कि अप्रैल के दरमियान प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा वाहन बिकेंगे, ऐसी संभावना है। 20,000 कारों के अलावा 80,000 बाइक, ट्रैक्टर, कमर्शियल व्हीकल शामिल हैं, और साथ ही मार्च से 10% ज्यादा वाहन बिकने की उम्मीद है। मार्च से अप्रैल में 10% ज्यादा वाहन बिकेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। कोरोना की वजह से यात्री कारों की मांग सबसे ज्यादा है। अब देखना दिलचस्प होगा, जो उम्मीद जताई जा रही है उसी हिसाब से ये पूरा होता है या फिर नहीं। सुजानगढ़ उपचुनाव की सरगर्मियां। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की सभा आज। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता भंवर सिंह भाटी भी वहां पर है। संवाददाता ने खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। सुजानगढ़ उपचुनाव में प्रचार जो है शबाब पर है, और PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक तरह से कमान संभाल ली है। लगातार यहाँ पर दौरे कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं और समझते हैं। डोटासरा साहब, क्या कहेंगे? सुजानगढ़ आपकी सटी हुई सीट भी है, किसान भी हैं, और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के नेता थोड़े आत्मविश्वास में भी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा पूरे देश के सामने आ गया, और राजस्थान में जिस तरीके से 2.25 साल में
सरकार काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है। कोरोना के बहुत अच्छे इंतजामात किए हैं, लोगों की जान बचाई है और जो विकास के काम किए उससे लोग प्रसन्न हैं। और मास्टर भंवरलाल जी का जो 40 साल का राजनीतिक कैरियर था, लोगों के बीच में उन्होंने भाईचारा बढ़ाने का काम किया, जो विकास के काम कराए, सुख दुख में भागीदार बने, उसका भी परिणाम सामने आने वाला है। वो भी बहुत अच्छे लोग उनको चाहते हैं, उनके सुपुत्र को जो कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी तो बिखर चुकी है प्रदेश में, यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। कहाँ है वसुंधरा जी? कोई पूछना चाहता है कि वसुंधरा जी कहाँ है, क्यों नहीं आ रही है वसुंधरा जी? और जो गजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं, वो जिनको यहाँ की धरती ने, यहाँ के लोगों ने वोट दे करके चुनाव जिताया, वो दिल्ली में जाके तो झूठी FIR दर्ज कराते हैं, पानी के लिए पैसा नहीं देते हैं और मुख्यमंत्री बनने का हसीन सपना देख रहे हैं। तो ये सपने उनके साकार होने वाले नहीं है। और जनता ने मन बना लिया है कि जिस प्रकार से सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, लोगों के सुख दुख में भागीदार बन रही है, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। भाजपा कुछ बड़ी सभा प्लान करने का मन बना रही है। भाजपा का कहना ये भी है कि कॉर्डर बेस जो है उनका ज़्यादा मजबूत है, यहाँ तो बाहर के कांग्रेस के नेताओं ने कमान संभाली हुई है। ये तमाम बातें वो कह रही हैं। आदित्यनाथ की सभाओं को लेकर बातचीत हो रही है। लोगों से ही तो होती है, लोग तो आएंगे नहीं, उनके नेता ही नहीं आ रहे हैं, लोग कहाँ से आएंगे? जो 2 बार मुख्यमंत्री रही वो मीटिंग में नहीं आ रही है, वो अपील नहीं कर रही है, कहाँ से आएंगे लोग? तो कहने का मतलब ये है कि वसुंधरा राजे जो है नाराज है। क्या है वो तो देखो ना, 8 मुख्यमंत्री बन गए, वो क्या करेंगे फिर? वो कह रहे भाई तुम्हारा योगदान क्या है इस राजस्थान में? भाई गजेंद्र सिंह जी का क्या योगदान है? MP बन गए दूसरी बार, केंद्र में कैबिनेट मंत्री बन गए, पानी के लिए 1 रुपये लाए नहीं, प्रदेश के लिए 1 रुपये ला नहीं रहे, तो योगदान नहीं है ना। 25 में से 25 है, बताओ आप क्या लेके आए केंद्र के बजट में? 25 सांसद देने के बाद में केंद्र के बजट में एक फूटी कोड़ी प्रदेश को नहीं मिली। यहाँ का जो हक बनता है GST का, वो नहीं दिला पा रहे हैं, कोई बड़ी योजना वो नहीं लेके के आ रहे हैं, कोई बड़ी सौगात प्रदेश को नहीं दिला पा रहे हैं, तो वोट देगी क्यों इनको? किसानों के साथ जो अत्याचार किया, आप देख रहे हैं कितने दिन हो गए, आज किसानों की सुनने वाला नहीं है। इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ गए। पर सतीश पुनिया और गजेंद्र शेखावत ये भी कहते हैं कि कांग्रेस तो खुद ही उलझी हुई है, कि हर बात का जो ठीकरा है, कभी पायलट का नाम लेके फोड़ रहे हैं, कभी किसी का नाम लेके फोड़ रहे हैं। कोई किसी का नहीं फोड़ रहे, हम तो तुम्हारा ही फोड़ रहे हैं कि तुम जो एक हो जाओ और विपक्ष की भूमिका निभाओ। एक ही नहीं हो रहे, हम क्या करें बताओ आप? सुजानगढ़ का चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है? देखिए, सुजानगढ़ का जो चुनाव है, बहुत मास्टर भंवरलाल जी की 40 साल की यहाँ पर त्याग, तपस्या और इन लोगों के बीच में रह करके विकास के काम कराए, सुख दुख में भागीदार रहे। 2.25 साल के राज्य की सरकार ने अच्छे काम किए और केंद्र की सरकार नाकाम रही। 25 MP देने के बावजूद भी 1 रुपये का फूटी कोड़ी यहाँ से जो MP है वो लेकर के नहीं आए। तो मैं समझता हूँ जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हम सबको साथ लेकर के चलती है और किसानों के हित की बात करती है। केंद्र की सरकार किसान विरोधी भी है, महंगाई कम नहीं कर सकी, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकी, तो ऐसे में भाजपा को लोग वोट क्यों नहीं? आखिरी सवाल, PCC चीफ के तौर पर ये बाई इलेक्शन क्या आपके लिए लिटमस टेस्ट है, आप मानते हैं? आप देखिए, ये जनता का फैसला है। हम लोग 2.25 साल से सरकार में अच्छा काम कर रहे हैं, संगठन अच्छा काम कर रहा है, जनता जनार्दन है जिसकी के आशीर्वाद से हम लोग सत्ता में आए, तो जनता से हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं और जनता हमारे साथ में है। आज आपको समर्थन देने वाले एक विधायक ने वसुंधरा राजे को मदारन भी कहा है, संयम लोढ़ा ने ट्वीट किया। अब मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा बहुत आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए और उनका कहना था कि जिस तरह से काम किया है और जिस तरह से बजट लाया गया है उससे निश्चित तौर पर जनता साथ जाएगी। लेकिन खास बात ये रही कि वो लगातार वसुंधरा राजे की बात वो करते रहे। PCC चीफ होने के बावजूद उनका कहना था कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कहाँ हैं? तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी भाजपा के भीतर चल रही खींचतान का पूरा फायदा ले रही है। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सुजानगढ़, चूरू। तो सुजानगढ़ से PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे। अपनी चुनावी रणनीति के बारे में जानकारी दी, लेकिन बीजेपी पर भी हमला बोलने से नहीं चूके। आगे बढ़ते हैं। हुगली में गरजे योगी आदित्यनाथ। जिस गीत ने देश की स्वाधीनता का नारा दिया, उस पावन धरती को नमन करता हूँ। 10 साल पहले TMC कुछ नारे लेकर आई थी। TMC ने माँ माटी मानुष का नारा दिया था। आज वो नारा कहाँ पर है, इसको लेकर भी विचार करना चाहिए। आज क्या हुआ इन वादों का? बहन, बेटियां, माँ क्यों असुरक्षित महसूस कर रही हैं बंगाल में? इसका जवाब दीदी को देना होगा। देश को नया संदेश देने वाली धरती है बंगाल। हर नागरिक को शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा। बेटियों की UG से लेके PG तक की, KG से लेके PG तक की पूरी शिक्षा मुफ्त में होगी।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनके लिए फ्री में होगा और बहन बेटियों की स्कूल के इर्द गिर्द मंडराने वाले जो गुंडे हैं इनके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड वहां पर कार्य करके इनसे कायदे से निपटने का काम भी करेगा। इन नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा बंगाल के अंदर ही होगी। बंगाल के नौजवानों में एक कुवत है कि वे बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाने के सपने को साकार कर सकते हैं, लेकिन टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर यहां के नौजवानों के लिए, यहां की महिलाओं के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां के गरीबों के लिए अपनी योजनाओं को लेकर के आई है और उन योजनाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज आपके पास आई है और यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने के लिए आज आपके बीच में है। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। रुझान में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत की ओर आगे दिखाया जा रहा है। भाइयों बहनों, अगले 5 चरणों के चुनाव के लिए आप सभी तैयार होइए। एक एक वोट कमल के चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जाना चाहिए और श्री दिलीप सिंह को चापदानी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए अपना प्रत्याशी बनाया है। वे युवा हैं, जुझारू हैं, कार्यकर्ताओं की टीम को साथ लेकर के कार्य करने का जज्बा रखते हैं। डबल इंजन की सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी तो विकास कई गुना बढ़ेगा और कई गुना विकास के लिए श्री दिलीप सिंह को इस विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए चर्चा करने के लिए आया हूं। इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।